प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का विरासत एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किए किए थे। हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, मतलब हम लोग का पाठ्यक्रम हिंदी का होगा क्या क्या, और कितने प्रश्न आते हैं सीएचएस के एग्ज़ाम में। उसी कड़ी के आज दूसरे क्रम में यानी दूसरे कक्षा में हम लोग आज से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम लोग पाठ्यक्रम में सबसे पहले वर्णमाला की चर्चा किए थे, तो आज से हम लोग वर्णमाला के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार कहते किसे हैं, वर्ण विचार का मतलब होता क्या है, और आखिर यह वर्णमाला वर्ण विचार से कैसे जुड़ता है। तो वर्ण विचार के बारे में सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं। तो जब हम लोग हिंदी व्याकरण शुरू करते हैं तो वर्ण विचार उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के उच्चारण या भेद हो गया, या वर्ण की पूरी जो परिपाटी होती है उसके भेद, उसके परिभाषा, उसका प्रकार, सब कुछ जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो वर्ण विचार कहलाता है। उसके अंतर्गत हम लोग वर्णमाला का अध्ययन करेंगे, जैसे वर्णों से जो मेल से जो शब्द बनते हैं, या फिर वो जो पूरी प्रक्रिया होती है जो वर्णों से रिलेटेड होती है वो वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। और उसमें हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग वर्णमाला में सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण का मतलब होता क्या है, और वर्णमाला में वर्ण की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग वर्ण के बारे में जानते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका और खंड ना किया जा सके। तो सबसे बात आती है बच्चों उसके बाद कि हम लोग ध्वनि कहते किसे हैं। ध्वनि ध्वनि मतलब जो भाषा का प्रतीकात्मक रूप होता है। जैसे हम लोग क बोलते हैं, अगर क को हम लोग लिखें तब तो वो वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि वो लिखा जा चुका है। लेकिन अगर हम क बोल रहे हैं तो वो जो बोला गया है वो ध्वनि होगा। तो वो चीज़ें हम लोग की, ये जो क हो गई हम लिख दिए तो ये वर्ण हो गया। अगर यही हम जो बोल रहे हैं तो बोलने से जो उच्चारण हो रहा है तो वो ध्वनि हमारी, वो चीज़ें हमारी ध्वनि हो गई। तो ये हो गया ध्वनि और वर्ण। और इसके और खंड ना किए जा सकें वो वर्ण होते हैं। तो वर्ण के अंतर्गत हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है स्वर और एक आता है व्यंजन। ये वर्ण के दो भेद होते हैं, और वर्ण से ही बच्चों वर्णमाला बनती है। माला मतलब गुथा हुआ। तो पूरे वर्णों को हिंदी में चूंकि 22 वर्ण माने गए हम, तो 22 वर्णों की जो पूरी गुत्थी या माला होती है वो वर्णमाला कहलाती है, जिसमें पूरे वर्णों को एक साथ पिरोया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, वो चीज़ें वर्णमाला होती हैं। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ण के भेद के बारे में। तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जो स्वतंत्र उच्चरित होती हैं। स्वर वे ध्वनियाँ या वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होती हैं वे स्वर कहलाती हैं, यानी उसे बोलने में हमें किसी प्रकार की किसी भी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर होती हैं। जैसे जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गई। इन ध्वनियों के उच्चारण करते समय या इसे बोलते समय हमें किसी अन्य की सहारा नहीं लेनी पड़ रही है, तो ये स्वर ध्वनियाँ हो गई या स्वर वर्ण हो गए। स्वर, कुल स्वर 11 प्रकार के होते हैं, मतलब स्वर में कुल 11 वर्ण होते हैं। स्वर में कुल 11 मात्राएं या 11 वर्ण होती है जिन्हें स्वर कहा जाता है। इसके अंतर्गत अ, आ, ई, बड़ी ई,
तो बच्चों ये जो 11 ध्वनियाँ हैं आ ई उ री ए ओ यानी ये जो 11 ध्वनियाँ हैं ये स्वर के अंतर्गत आती हैं। तो स्वर के अंतर्गत हमारी कुल 11 ध्वनियाँ या 11 वर्ण आते हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं। उसके बाद हम स्वर के प्रकार देखते हैं बच्चों, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के मुख्यतः दो प्रकार माने गए हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। चूँकि प्लुत स्वर भी होता है लेकिन हिंदी से प्लुत स्वर को अब लगभग हटा दिया गया है। हम मूल रूप से स्वर को दो प्रकारों में बांटते हैं। स्वर के प्रकार आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो स्वर होते हैं बच्चों वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा आपका दीर्घ स्वर। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि आखिर ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर यानी जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से थोड़े समय में उच्चारित हो जाते हैं, वे ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, वो दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर जैसे अ हो गया, ई हो गई, ऊ हो गए, ए हो गए। उसके बाद मान के चलिए दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, ब, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ओ। ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं अब व्यंजन पे। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा जानते हैं। तो व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ या वर्ण होते हैं जिन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अगर हम लोग क का उच्चारण करें तो क बोलने में तो ऐसा लग रहा है कि हम स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो क को हम लोग अ की सहायता से उच्चारण कर रहे हैं, यानी हम लोग इसमें ये जो हमारा अ है ये स्वर है। तो क के उच्चारण में हम लोगों ने अ का सहारा लिया यानी क। तो क में जो अ लगा तो अ स्वर हुआ, तो अ की सहायता से हमने क का उच्चारण किया है। इसलिए ये पूरा जो क स्वतंत्र रूप से उच्चारित हमारा नहीं हुआ। अगर क का उच्चारण किए तो क जब उच्चारण हुआ तो ये व्यंजन कहलाया। अगर यही हम क में से अ हटाएं तो इसका उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर क में से हम लोग हटा देंगे तो क के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। इस चिन्ह को हम लोग हलंत चिन्ह कहते हैं। हलन चिन्ह लगा है मतलब वो स्वतंत्र रूप से एक वर्ण है, मतलब कि उसमें स्वर की सहायता नहीं ली गई है। तो इस वजह से जो व्यंजन हमारा हुआ, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो हिंदी में हम लोग व्यंजन लिखना शुरू करते हैं जो अमूमन सबको पता होगा, सबको याद भी होगा। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ।
तो ये जो हमारे 25 वर्ण हो गए व्यंजन में बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो हमारे व्यंजन में शुरू के 25 वर्ण होते हैं, जिसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यानी जो क से लेकर के म तक, यानी इस क से लेके ङ तक को क वर्ग कहते हैं। इसी तरह ये हमारा हो जाएगा च वर्ग, ये हमारा हो जाएगा ट वर्ग, ये हमारा ट वर्ग हो जाएगा, ये हमारा त वर्ग हो जाएगा, ये हमारा प वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा जो क छ ट त प, ये जो हमारे 5 वर्ग हुए, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा प तक तो हो गया, फिर हमारा जो य र ल व, हमने व्यंजन में 25 वर्णों को देखा कि वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक आए। आगे हम लोग देखेंगे तो य र ल और व जो आते हैं, वो आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। बाकी के जो ये श श स ह, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये जो 4 आते हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। यानी ये जो आपके श श स ह, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये तीनों चारों जो वर्ण आते हैं, व्यंजन आते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जो य र ल और व व्यंजन आते हैं, वो उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बाकी आपके बचे श, यानी कि छ, त्र और ज्ञ, ये बच्चों, इन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें जो कछा होता है वो क और श से मिलकर के बना होता है। ये जो त्र होता है त और र से मिलकर के बना होता है। जो ज्ञ होता है वो ज और य से मिलकर के बना होता है। तो ये आ गए जो कछा, त्र और ज्ञ वाले जो वर्ण है या व्यंजन है, वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह वाले जो व्यंजन है, वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जो य र ल और व व्यंजन है, वो उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और जो हमने शुरू में बताया, जो क से लेकर के म तक, यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जो व्यंजन आते हैं, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। ये सामान्यतः व्यंजन को इतने भागों में बांटा गया है, जिसका हम लोगों ने अभी अध्ययन किया या जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अभी। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बातचीत करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्वर। हम लोगों ने आज शुरू किया था कहाँ से? वर्णमाला से। वर्णमाला से हमने शुरू किया था, वर्ण विचार पढ़े। वर्ण विचार के बाद से हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण के बारे में, वर्ण की परिभाषा पढ़ी, वर्ण के बारे में पढ़े, ध्वनियों के बारे में पढ़े।
उसके बाद से हम लोगों ने वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा, स्वर की परिभाषा पढ़ी, स्वर के भेद पढ़े हम लोगों ने, स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़े, उसमें ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ा, दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन की बात की। व्यंजन में हम लोगों ने सामान्यतः जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो उष्म व्यंजन होते हैं, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या फिर जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, उन व्यंजन सभी व्यंजनों के प्रकारों का हम लोगों ने अध्ययन किया। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। उसके बाद से स्वर के जो भेद, ह्रस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने व्यंजन में ये देखा कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन में क से लेकर के प वर्ग तक के जो वर्ण 25 वर्ण आते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने उस व्यंजन देखा, उस व्यंजन में य, र, ल और व, 4 व्यंजन ये आते हैं। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन में चार चार जो व्यंजन आते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह। जो ये अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन में जो वर्ण आते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे आप लोग अपना अच्छे से अध्ययन करते रहिए और फिर पढ़ते रहिए, और हमारे साथ विरासत एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम लोग जो वर्णों के उच्चारण स्थान है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।